हेलो दोस्तों, मैं पर्वत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रतिहार के आज तीसरी क्लास लेने जा रहा हूं। आज जो पढ़ेंगे हम प्रतिहार वंश का प्रतिहार वंश के जो पढ़ेंगे दोस्तों हम वो दो शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोनों ही इस प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण। आज के बाद आज और कल की जो क्लास लेंगे उसमें कंपटीशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शासक चलेंगे अपने। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि प्रश्न तो कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर मैंने आपको मेरा शेड्यूल भी बताया कि मैं टेस्ट पेपर भी लूँगा, ये विस्तृत भी पढ़ाऊंगा और वन लाइनर भी आपको बताऊंगा। इसलिए किसी भी प्रकार के आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप उनको हुबहू याद करते रहिए। ओके, तो देखना सबसे पहले पढ़ेंगे हम वत्सराज, और वत्सराज के बाद इसके पुत्र को पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है नागभट्ट सेकंड, यानी कि नागभट्ट द्वितीय। हम दो शासकों को पढ़ेंगे, वत्सराज को और इसको। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं थोड़ी क्लास चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। तो वत्सराज को पढ़ेंगे दोस्तों। वत्सराज, सबसे पहले मैं वत्सराज के बारे में बता देता हूँ आज। तो दो शासक पढ़ेंगे, आप इनको ध्यान से सुनना। वत्सराज का जो टाइम ऑफ पीरियड है वह 783 से 95 तक ये शासक रहा था, विस्तृत तक जालौर से रहा था। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इसने भी खूब काम किए थे। तो आप देखना, वत्सराज की दो उपाधि थी, एक जयवराह इसकी उपाधि थी, जयवराह की उपाधि, और दूसरी उपाधि थी दोस्तों इसकी रणहस्तिन। मैं बताऊंगा आपको कि रणहस्तिन क्योंकि युद्ध में इसने जो कन्नौज पर निरंतर आक्रमण किए थे, इसके बाद इसकी उपाधि जो थी वो रणहस्तिन है। जयवराह, एक चीज बता देता हूं, ये लोग भगवान विष्णु के उपासक थे, प्रतिहार शासक। ये पूछा गया प्रश्न कि ये वत्सराज जो था और प्रतिहार के पूरे का पूरा वंश, मैं यहाँ पर वंश लिख देता हूँ कि ये विष्णु के उपासक थे। और ये प्रश्न पूछा गया, विष्णु के उपासक, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिहार वंश किसको मानते थे, शिव को या विष्णु को। तो ये देखना, ये परम भागवत की उपाधि लेते थे, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। तो ये विष्णु के होने के कारण ये परम भागवत की उपाधि लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, प्रतिहार वंश पूरा जो था विष्णु का उपासक था। ये इसकी दो उपाधि थी, वराह भाई इसके उपाधि होने के कारण। लेकिन इसके समय में देखना दोस्तों, कन्नौज पर आक्रमण, कन्नौज पर आक्रमण, यानी कन्नौज पर संघर्ष किसके समय में प्रारंभ किया था, इसके समय। तो कन्नौज का संघर्ष प्रारंभ हुआ, यह ध्यान रखना। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कन्नौज पर कितने वर्ष तक संघर्ष चला था। तो ये जो संघर्ष है वह 200 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 200 वर्ष तक चला था। ओके, ये ध्यान रखना। ये संघर्ष किसके समय में प्रारंभ होता है? वत्सराज। और 200 वर्ष में जाके कन्नौज पर कौन अधिकार, इसको समाप्त कौन करता? तो मिहिर भोज। तो जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो वत्सराज के समय, और जो संघर्ष समाप्त हुआ वो मिहिर भोज के समय दोस्तों। अब इसका कारण क्या था दोस्तों, कन्नौज पर आक्रमण करना? कन्नौज भारत के सेंटर में था, महत्वपूर्ण था, व्यापारिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और चारों तरफ से अपने साम्राज्य विस्तार की अधिकतम संभावना के कारण ये लोग कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। ओके दोस्तों, अब कन्नौज पर क्यों दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मैप बना के समझा देता हूँ आपको। देखना कि कन्नौज में ये जो त्रिराष्ट्र संघर्ष है, ये किसके किसके बीच में होता? तीनों के बीच में संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और इसमें जो अंतिम विजय है, 200 वर्ष के बाद में जो अंतिम विजय है वह आपके प्रतिहारों की होती है। किसकी होती है? प्रतिहार। ये ध्यान रखना, टू द पॉइंट। और प्रश्नों पर ये मैं सीधा बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और हल कैसे करता हूं। कन्नौज मध्य में था, ये कन्नौज
ठीक है। और इस कन्नौज पर आयुध वंश था, आयुध वंश। ओके, यहाँ राजस्थान में जालोर में ये था प्रतिहार वंश। कैसा था? प्रतिहार वंश। ओके दोस्तों, इधर बंगाल के अंदर इधर था पाल वंश। मैं एक मिनट नागभट्ट को थोड़ा हटा देता, यहाँ पाल वंश, पाल वंश। और पाल वंश का था बंगाल में, और यहाँ का जो शासक था वह था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। कन्नौज में आयुध वंश का जो शासक था वह इंद्रायुध, इंद्रायुध या आयुध वंश था ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ दक्षिण भारत में था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। और यहाँ का शासक जो था वह ध्रुव था। अब इस स्टोरी को समझना दोस्तों। ओके, इस स्टोरी को, इसको बाय मैप समझिए। देखना, यहाँ का शासक कौन था? वत्सराज। वत्सराज जालोर का शासक था, और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वह किस पर आक्रमण करता? आयुध वंश का। आयुध वंश का शासक कौन था? इंद्रायुध। इस इंद्रायुध को यह पराजित करता है, इंद्रायुध को पराजित करता है, और यह धर्मपाल के पास सहायता लेने के लिए जाता है। किसके पास सहायता लेने के लिए जाता है? धर्मपाल। धर्मपाल अपनी सेना सहित इंद्रायुध के साथ में आता है, और वत्सराज और धर्मपाल के बीच में मुंगेर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? मुंगेर का युद्ध। और इस मुंगेर के युद्ध में ये धर्मपाल को पराजित करता है, और फिर इंद्रायुध को समझा के वत्सराज वापस इसको बिठा देता। ओके, अब देखना, ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा भारत की, और ये हो गया उत्तर। तो पूर्व से उत्तर की ओर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? धर्मपाल। इसीलिए इस धर्मपाल को उत्तर पथ का स्वामी कहा जाता, उत्तर पथ का स्वामी कहा जाता। ये ध्यान रखना, उत्तर पथ का स्वामी इसलिए कहा जाता था। भारतीय इतिहास में पहली बार धर्मपाल ने पूर्व से उत्तर की ओर आक्रमण किया था। अब इंद्रायुध को तो समझा के वापस बैठा दिया, लेकिन इंद्रायुध का जो छोटा भाई था चक्रायुध, वो ध्रुव से सहायता लेना जाता है। अब ध्रुव देखना दक्षिण से उत्तर की ओर आक्रमण करता है। कृष्णा नदी, इसका जो क्षेत्र कौन सा था? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी से वो गंगा और यमुना के बीच में आक्रमण करता है, और यहाँ पर वत्सराज को पराजित करता है, और वापस चक्रायुध को शासक बनाता है, और वत्सराज पराजित होकर वापस जालोर आ जाता है। स्थायी अधिकार नहीं कर पाता। मैं एक बार वापस समझाता हूँ। प्रतिहार वंश का अपना साम्राज्य विस्तार कन्नौज पर आयुध वंश, इंद्रायुध शासक होता है, ये पराजित हो जाता है, और ये सहायता के लिए धर्मपाल जाता है। धर्मपाल पहली बार उत्तर से पूर्व की ओर आक्रमण करता है, लेकिन मुंगेर के युद्ध में पराजित करता है। तब इसका छोटा भाई ध्रुव इससे सहायता लेने जाता है। ध्रुव फिर वत्सराज पर आक्रमण करता है, वत्सराज को पराजित करता है, और वत्सराज भागकर वापस कहाँ आ जाता है? वापस जालोर आ जाता है, पश्चिम में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनका कन्नौज का संघर्ष। ये वत्सराज के समय कैसे प्रारंभ होता है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी और 2-3 घटना बताता हूं आपको, ठीक है ना। वत्सराज की ये हो गए। अब वत्सराज के बारे में बताता हूं मैं आपको। संघर्ष हो गया। अब इसके पास में 2 राइटर थे। कौन से 2 राइटर थे? एक तो उदयतम सूरी और एक जीनसेन। और ये कहां थे? किसके पास थे? वत्सराज के पास थे। इन्होंने जालोर में लेके कुवलयमाला लिखी, कुवलयमाला, और इसने लिखी हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। अब दोस्तों कुवलयमाला देखना, गुजराती भाषा में भी इसका मिलता है और संस्कृत भाषा में भी मिलता है। इसमें पहली बार आपने मारवाड़ी भाषा का भी वर्णन है, मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख है, नंबर 1। दूसरा, चित्तौड़ दुर्ग का चित्रांग मौर्य का भी, कि चित्तौड़ दुर्ग पर बाबा रावल ने किया था, या चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता कौन था? चित्रांग। तो ये ध्यान रखना, ये किसके समय में थे? ये वत्सराज के 2 राइटर थे। वत्सराज ने देखना दोस्तों मंदिर भी बनाया। कौन सा मंदिर बनाया? जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर एक मंदिर बनाता है, ओशिया के अंदर जैन मंदिर बनाता है। कौन सा मंदिर?
जैन मंदिर। और ये जैन मंदिर किसका था? महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का। और कौन सी शैली में बना था? तो महामारू शैली में बना था। और इसी महामारू शैली के वो सिक्के भी जारी करता, महामारू शैली के सिक्के भी जारी करता। तो ये जो दोस्तों पूरी जानकारी देखना, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? इसकी उपाधियां, रण अस्थिन, जयवीरा, फिर कन्नौज पर संघर्ष, इसके समय में प्रारंभ हुआ था, मीर भोज के समय समाप्त, 200 वर्ष होता था। जो संघर्ष था वो पाल, प्रतिहार और परमार में अंतिम विजय प्रतिहारों की होती है। वो अंतिम विजय प्राप्त करने वाला नागभट्ट द्वितीय, जो भी पढ़ेंगे अपन। इसके बाद ठीक है दोस्तों, इसके 2 राइटर थे, इसके 2 लेखक थे, उदयतन सूर्य और जिनसेन। कोलेमाला लिखी और जिनसेन ने हरिवंश पुराण लिखी, मारवाड़ी भाषा, चित्रांग मौर्य। ओसिया में एक मंदिर बना था, जैन मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर, महामारू शैली में। और देखना ओसिया के अंदर परमार वंश के शासक एक और मंदिर बनाते हैं, ठीक है, जो उपलदेव परमार का बनता है। कौन सा बनता दोस्तों? उपलदेव परमार, महावीर स्वामी का सर है, ठीक है दोस्तों। ये बनाता है, सूर्य मंदिर बनाता है उपलदेव परमार का, सूर्य मंदिर उपलदेव परमार का। तो सूर्य मंदिर आए तो परमार वंश, और महावीर स्वामी का मंदिर आए। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर और राइटर। आजकल जो प्रश्न पूछने का तरीका, युद्ध नहीं पूछते, युद्ध में सीधा त्रिराष्ट्र संघर्ष किसके बीच में होता, कब चला था, अंतिम विजय किसके, ओके। लेकिन ये जो मंदिर है शैली, इन पर आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला राइटर नागभट्ट द्वितीय, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक राइटर और जो शासक है, एक शासक और पढ़ा दूंगा, और वह शासक है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड, ओके। पिता इसका वही वंशराज, माता पिता नहीं पढ़ने, लेकिन फिर भी बता देता हूं। माता इसकी थी जो सुंदर देवी का नाम मिलता है इसकी माता का। लेकिन ये वह व्यक्ति था नागभट्ट द्वितीय दोस्तों, जिससे 3-4 प्रश्न हमेशा आता है। देखना, यहां लिखता हूं मैं वापस कन्नौज, देखना 3 चीजें बताता हूं। कन्नौज पर स्थायी अधिकार किया, स्थायी अधिकार करने वाला पहला व्यक्ति। कन्नौज को राजधानी बनाया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया दोस्तों? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। और स्थायी वंश और अपने वंश की स्थापना की, वंश की स्थापना करने वाला, स्थायी स्थापना करने वाला। एक कन्नौज को राजधानी, मैंने नागभट्ट प्रथम में भी बताया था कि वो भी करता है वो, लेकिन वो प्रयास करता है। लेकिन स्थायी चीज, स्थायी कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज को राजधानी बनाता है। और इन सब के कारण ये एक महत्वपूर्ण उपाधि धारण करता है, परम भट्टारक। और ये उपाधि इसकी सबसे महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट। आपको एक ही बात कि परम भट्टारक की उपाधि किसने ली थी? तो इसने ली, ठीक है दोस्तों। दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके भूमिदान का उल्लेख मिलता है, भूमिदान का उल्लेख मिलता है ये दोस्तों, ठीक है, भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तीसरी चीज, इसने जोधपुर में, देखना दोस्तों, जोधपुर में विष्णु मंदिर बनाया था, विष्णु मंदिर बना। अब देखना दोस्तों, जोधपुर में विष्णु मंदिर, मैंने बाउक में भी बताया था कि बाउक विष्णु मंदिर बना था, और जोधपुर में विष्णु मंदिर, नागभट्ट द्वितीय भी बता था। अब दोस्तों मैं आपके यहाँ पर ये लिखने का कारण बताता हूँ कि महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट द्वितीय, महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट द्वितीय। और आपको विष्णु अगर पूछे कि जोधपुर में विष्णु मंदिर किसने बनाया, तो आंसर क्या दोगे आप? नागभट्ट सेकंड दोगे। परम भट्टारक की उपाधि महत्वपूर्ण है, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। और परम भागवत, परम भागवत, क्योंकि ये विष्णु के उपासक थे सभी। जो मैंने बताया ना आपको कि ये प्रतिहार वंश पूरे के पूरे विष्णु के मंदिर। ये बुचकला में, जोधपुर के पास एक बुचकला है, बुचकला जोधपुर के पास, वहां पर शिव मंदिर भी बनाया था इसने, शिव मंदिर भी बनाया था। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा? नागभट्ट द्वितीय। और इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है ना, कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके बाद देखना नागभट्ट द्वितीय, माता पिता कभी नहीं पढ़ने, नहीं बात कभी नहीं पूछे जाएंगे।
कन्नौज पर स्थायी अधिकार करने वाला, अपनी राजधानी बनाई और अपने वंश का परमानेंट स्थापना करने वाला। ओके, और इसी कारण इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। बस यही उपाधि याद रखनी, भूमिदान का उल्लेख, ठीक है। इसने अपने नागौर के डीडवाना में भूमिदान किया था, उसका उल्लेख मिलता है, तो भूमिदान का उल्लेख मिलता है। और जोधपुर में विष्णु मंदिर का और बुचकला में इसने शिव मंदिर का निर्माण करा। ये दोस्तों मेरी क्लास थी। मेरा आपसे हार्टिएस्ट निवेदन है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज इसकी और पूरी लेके आ रहा हूँ। 30 प्रश्न और लेके आ रहा हूँ। 30 प्रश्न मैंने डाल दिए हैं। धन्यवाद।